वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी जो हम पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में अभी हम आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था और उसके बाद हमने गवर्नर भी पढ़ा और इन सब की पावर्स हमने डिस्कस की थी। अब उसके आगे एक्चुअली क्या है, हम अगर आपने देखा हो शुरुआत में हम सीक्वेंस से चले थे, हम सीक्वेंस से अब थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ताकि आप अच्छे से इस चीज को रिटेन कर पाओ। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, तो पॉलिटी का भी इसीलिए एक तरीका है कि इसको किस हिसाब से पढ़ा जाना चाहिए। सबसे पहले हमने बेसिक चीजें कवर की, जो हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक हमने कवर की। वो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, तभी आगे पढ़ने का फायदा। नहीं तो बार बार वहां से हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले हमने वो किया। उसके बाद हम चीजों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। जैसे प्रेसिडेंट जब मैंने पढ़ाया, प्रेसिडेंट के बाद मैंने आपको गवर्नर के बारे में बताया, ताकि प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों चीजें आपको अच्छे से रिटेन हो पाए, दोनों अच्छे से आप समझ पाए। फिर जैसे ही उसी हिसाब से हमने फिर वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ा और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों की हमने पावर्स को भी कंपेयर किया। तो ये सारी चीजें हमने कवर की। ऐसे ही आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली अगर हम देखें तो हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, और जहां प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्या है, चीफ मिनिस्टर, तो इन दोनों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे तो हमें स्टेट वाला भी देखना पड़ेगा, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारे हम एक साथ देखेंगे और उसके बाद कैबिनेट कमेटीज भी आज हम कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का जो बेसिकली लेक्चर का रहेगा। हमारे लेक्चर में जो जो चीजें हैं वो सारी यहाँ पे हैं और इसी को शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर हमारा किस में है? पार्ट 5 में। पार्ट 5 में डील करता है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कि एक्चुअल में जो काम करता है एग्जीक्यूटिव का, वो कौन काम कर रहा है? वो हमारा प्राइम मिनिस्टर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल कौन सा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं नॉमिनल कौन सा होता है तो आप बोलेंगे यस, आपको याद है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, उसी तरीके से हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट अगर मैं नेशन की बात कर रहा हूं तो प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट की बात कर रहा हूं तो गवर्नर होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? अब आप बोलेंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। तो ये सब चीजें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर कहीं दिया गया है? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे चुनते हैं? तो बेसिकली अगर हम देखें तो कन्वेंशन के हिसाब से इसे चुना जाता है। किसके हिसाब से? कन्वेंशन के हिसाब से चुना जाता है। कैसे? कि यह है कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी कि हम ऐसा करते आ रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वो कन्वेंशन है। और इसको हम देखें तो कहां पे है? रूल्स ऑफ बिजनेस में। रूल्स ऑफ बिजनेस में हमने इस चीज को लिखा कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को हमें कैसे अपॉइंट करना। कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। किसको अपॉइंट करेगा? जो लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा उसे, या फिर जो कोएलिशन होगा। कोएलिशन यानी कि मिली जुली सरकार भी होती है, तो मिली जुली सरकार में जो अपना वो लीडर चुनेंगे उसको बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट बुलाएगा कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते हैं। तो उसको क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा एज प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब उसे प्राइम मिनिस्टर बना देगा तो बोलेगा जाओ अब वापस से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूटिव को चुना है। क्या फॉर्मूला था? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब बोलेगा जाओ लेजिस्लेचर से परमिशन लेके आओ कि हाँ तुम प्राइम मिनिस्टर रह सकते हो। तो क्या होगा? तो उसको बोलेगा कि जाओ और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, यानी कि जाके लोकसभा से पूछो कि तुमको प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए सब सहमत है या नहीं है, यानी कि इस सरकार के लिए सब सहमत है या नहीं है। तो यहां से आपको लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ। और यहां पे प्रेसिडेंट का एक जगह डिस्क्रिप्शन काम करता है।
क्या काम करता है, तो वो हमने देखा था जब हमने प्रेसिडेंट की वो देखी थी। जनरली होता क्या है कि प्रेसिडेंट किसको बुलाएगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात करूं तो एक्चुअल में होता क्या है उसको देखेंगे कि जो भी लार्जेस्ट पार्टी है, जो भी लार्जेस्ट विनिंग पार्टी अगर हम कहें, उसके लीडर को बुलाएगा। अभी तो मैंने लिखा कि लीडर को बुलाएगा प्राइम मिनिस्टर बनाने के, नहीं, उसके लीडर को बुलाएगा और उसके लीडर से पूछेगा कि पीएम किसे बनाए, इसके लीडर से पूछेगा पीएम किसे बनाए। तो लीडर जिसका नाम लेगा, ये लीडर जिसको बनाना चाहेगा उसका नाम प्रेसिडेंट को दे देगा कि हमारी पार्टी का ये बंदा है, इसे हम एज ए प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहते हैं। तो ये जिस बंदे का नाम लेगा उसको जो है बेसिकली अपॉइंट करेगा ये एज ए प्राइम मिनिस्टर, कि हाँ हम इसको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, ये एग्जीक्यूटिव, भाई लेजिस्लेचर कहाँ है, लेजिस्लेचर से परमिशन कहाँ लिया आपने, तो ये बोलेगा कि जाओ और जाके लेजिस्लेचर से परमिशन लो, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो कि हाँ मुझे पीएम चुना है, तुम सब राजी हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेगा विद इन 1 मंथ, और इस हिसाब से इसको प्राइम मिनिस्टर फिर बाद में मान लिया जाएगा, और ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक कि इसके पास क्या है, जब तक कि लेजिस्लेचर राजी रहेगा, यानी कि जब तक इसके पास कॉन्फिडेंस है तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब है क्या इसमें मान लो कोई लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं है, तब क्या होगा, कोई भी लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, किसी की हम कहेंगे सही बहुमत नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, नॉर्मल में क्या है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि उसी के लीडर को बुला के पूछे कि प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना है। लेकिन जब किसी का भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी किसी की भी नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये अपना माइंड यूज करेगा, उस टाइम पे यहाँ पे ये अपना माइंड यूज करेगा कि मैं किसे बनाऊं। तो ये देखेगा कि ये बंदे को बनाता हूं तो इसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये अपनी मर्जी से यानी कि अपने डिस्क्रिशन से किसी भी पीएम को ये सेलेक्ट कर सकता है कि मैं इसे पीएम बनाना चाहता हूं, और फिर उस पीएम को बोलेगा जाओ, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूटिव, जाओ और लेजिस्लेचर से परमिशन लेके आओ, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आओ। क्लियर है इतनी चीजें? अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं तो आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें। तो ये ऐसे होता है, और यहाँ पे यही चीज इसमें है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एन संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपना डिस्क्रिशन यूज करके, क्योंकि कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, इन्होंने अपना डिस्क्रिशन यूज करके उस टाइम पे किसको बनाया था, चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, अपना डिस्क्रिशन यूज करके। ये एग्जांपल भी दे दिया है। अब एन संजीवा रेड्डी के बारे में मैंने आपको प्रेसिडेंट जब पढ़ा रहा था तब एक बात बताई थी, क्या था कि आज तक अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो अनअपोज्ड चुने गए हैं, यानी कि इनके खिलाफ कोई है ही नहीं। तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं, तो एन संजीवा रेड्डी, आपको पता होना चाहिए कि इनके खिलाफ कोई अपोजिशन में था ही नहीं, अनअपोज्ड जो चुने जाने वाले इकलौते जो प्रेसिडेंट है वो ये हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक और डिस्क्रिशन हम कहेंगे, एक और सिचुएशन हम बता देते हैं। एक तो ये होगी सिचुएशन जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से पीएम को चुनता है। एक और सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है कि मान लो जो प्रेसिडेंट अभी वर्किंग है, और वर्किंग में यानी कि वहां पे एज ए पीएम काम करते करते इन ऑफिस यानी उसके टेन्योर के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, सीट तो खाली होगी, और वो किसी को बता के भी नहीं गया कि मेरे बाद कौन बनेगा, यानी कि कोई क्लियर सक्सेसर नहीं है, अपने पीछे किसी को छोड़ के नहीं गया कि मेरे बाद ये पीएम बनेगा, और पार्टी वाले भी तब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में भी प्रेसिडेंट अपना दिमाग यूज कर सकता है, डिस्क्रिशन यूज कर सकता है कि ये इस बंदे को मैं प्रेसिडेंट बनाता हूं, और उस बंदे को फिर देख लेंगे बाद में, किसी को सपोर्ट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, नहीं करा है तो नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उसको फिर से कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो आपको पता लगेगा, हाँ, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, जब उनको
बेसिकली असैसिनेट कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, तो उस टाइम पे कोई वो पार्टी में ऐसा कोई नहीं था कि जिसको वो अपने बाद लीडर छोड़ के गई हो जिसको पीएम बनाया जा सके। तो उस टाइम पे जो बेसिकली प्रेसिडेंट थे, उन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने जो है किसको, राजीव गांधी को पीएम यहाँ पे चुना था। और यहाँ पे फिर इसने बेसिकली जब इसको चुन लिया उसके बाद पार्टी वालों ने इनको अपना लीडर घोषित किया था और इन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन ले लिया था। ठीक है, तो इसीलिए ये दो कंडीशन थी और दोनों कंडीशन के एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। ठीक है, अब है क्या, इसी केस में अगर डेथ हो जाती है लेकिन उसकी पार्टी ऑलरेडी उसका लीडर चुन लेती है उसी बीच में कि वो डेथ हो गई है, हमारा ये लीडर रहेगा, तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाएगी कि जो पार्टी ने, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसने जो लीडर चुना है उसको प्रेसिडेंट को पीएम अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मजबूरी हो जाएगी, तो ये दूसरा केस भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी। यानी जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में से किसी को चुना जाए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को राज्यसभा में से भी चुना जा सकता है। एग्जाम्पल बिल्कुल आप ले सकते हैं, एक बार तो इंदिरा गांधी भी उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो ये राज्यसभा से थी। अपना मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी जो है बेसिकली कहां से थे, ये भी हमारे राज्यसभा से थे। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं कि राज्यसभा से भी पीएम को चुना जा सकता है। और किसी ऐसे बंदे को भी जो यहां का भी मेंबर नहीं है, यहां का भी मेंबर नहीं है, उसको भी पीएम चुना जा सकता है। लेकिन जो भी मेंबर नहीं है, इफ नॉट ए मेंबर, तब भी पीएम बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि विद इन 6 मंथ उसको किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। विद इन 6 मंथ या तो इसका मेंबर बनना पड़ेगा या इसका बनना पड़ेगा। यानी बिना इसका मेंबर बने हुए क्या कोई आदमी प्रधानमंत्री रह सकता है? रह सकता है। कितने दिन तक? मैक्सिमम 6 महीने तक। ये चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि ये चीजें क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, इस तरह की चीजें। अब यही मैंने लिखा है कि ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, हमने जहां से पार्लियामेंट्री हम कहेंगे सिस्टम लिया है वहां ऐसा नहीं है। वहां क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंपल्सरीली लोअर हाउस से होना चाहिए, लोअर हाउस से होना चाहिए। वहां पे लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, हम लोकसभा बोलते हैं। तो ब्रिटेन में क्या कंडीशन है कि वो कंपल्सरी लोअर हाउस से होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इंडिया में ही कैन बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ दी हाउसेस। क्लियर है इतना? अब उसके बाद जब किसी को चुन लिया तो वो क्या ओथ लेता है? तो एज ए पीएम नहीं होता, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है। एक चीज ध्यान रखना, क्या आप पार्लियामेंट का चुनाव करते हो? नहीं करते हो। किसका चुनाव करते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आप एमपी को चुनते हो और ये एमपी मिलके फिर पीएम को चुनते हैं। ठीक है, इस चीज का एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखना कि आप प्राइम मिनिस्टर को चुनते हो। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हो। तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर नहीं जाता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। बिल्कुल क्लियर, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। तो ये जब बेसिकली एमपी बनता है तब इसको ओथ दिलाई जाती है। क्या ओथ होती है? पहली है फेथ एंड एलिजियंस की। किस चीज की? फेथ एंड एलिजियंस। किसकी तरफ फेथ रखेगा, कहां विश्वास रखना? तो यहां पे टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। पहली शर्त होगी, पहली वो कसम होगी, ओथ होगी। दूसरी कि उसको प्रोटेक्ट करना है, क्या? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करना है। तीसरा कि अपनी ड्यूटी को फेथफुली डिस्चार्ज करना है, जो भी उसकी ड्यूटी है उसको फेथफुली निभाना है, सभी ड्यूटीज को, है ना? ये हो गया। और उसके बाद टू डू राइट टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, कि सभी के लिए अच्छा काम करना है, भलाई का काम करना है, किसी के लिए नुकसान नहीं करना है।
तो ये हम कहेंगे कि ये 4 तरह की ओथ, ये 4 ओथ ये लेता है प्राइम मिनिस्टर एज ए एमपी, हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके अलावा जब उसे कोई ऑफिस मिलता है, जब भी किसी भी हम कहेंगे कि एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी ऑफिस दिया जाएगा, कोई अलग से जिम्मेवारी दी जाती है, तो उसको अलग से एक और ओथ लेनी पड़ती है और उस ओथ का नाम है ओथ ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ, यहां पे सीक्रेसी की भी, क्या कि एज ए मिनिस्टर क्या शपथ लेते हैं कि एज ए मिनिस्टर उसके सामने जो भी बातें लाई जाएंगी तो उन बातों को उसके पब्लिक नहीं करना है या फिर उसको ख्याल से रखना है, उनको सीक्रेसी से आउट नहीं करना है। एज ए मिनिस्टर कुछ बातें उसे ऐसे भी पता लगेंगी जो एज ए नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होनी चाहिए, तो उन बातों को सीक्रेट रखना है। तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी भी इनको दिलाई जाती है जब वो एज ए मिनिस्टर ओथ लेते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर रखना है इसमें। फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी फॉर पीएम किसके बराबर है? जो किसी यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर को भी सेम दिलाई जाती है, पीएम को भी सेम दिलाई है। पीएम को ऐसे अलग से कोई ओथ दिलाई नहीं जाती है। कौन दिलाता है? क्वेश्चन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाएगा? सभी को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना। टर्म क्या होता है पीएम का? प्राइम मिनिस्टर का कितना है टर्म? प्राइम मिनिस्टर का कोई टर्म नहीं होता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई टर्म नहीं रखा हुआ है, इसका टर्म फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कब रहता है? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक पीएम अपनी कुर्सी पर रह सकता है। तो क्या ये प्लेजर प्रेसिडेंट की मर्जी पर रहेगा? नहीं। यानी कि इसका दूसरा सेंस हम निकालें तो क्या है? दूसरा सेंस ये है, जब तक कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तब तक प्रेसिडेंट उसे नहीं हटा सकता। तो जब तक मेजॉरिटी है तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लेकिन जिस दिन उसने मेजॉरिटी खो दी, यानी कि लोग, हम कहेंगे लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव ने अपना विश्वास खो दिया, तो हम क्या कहेंगे? तो एग्जीक्यूटिव को कौन है बचाने वाला? कोई नहीं है ना? तो यहाँ पे लेजिस्लेचर की पावर को ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला बताया गया था वो फॉर्मूला याद रखना। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इसको पीएम की नहीं मिलती है या किसी मिनिस्टर को मिनिस्टर की नहीं मिलती है। सैलरी सभी की बराबर होती है। किन की? एमपीज की। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सबकी सैलरी बराबर होती है। इनको जब पीएम बनाया जाता है तो पीएम के लिए अलाउंस अलग से दिए जाते हैं, भत्ते अलग दिए जाते हैं, लेकिन सैलरी बराबर है क्योंकि सारे एमपीज हैं, कुछ उनमें डिफरेंस नहीं है। बस इनको अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि अच्छे से निभा पाए तो उसके लिए कुछ अलग से इन्हें अलाउंस दिया जाता है। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे ही गेट सैलरी एंड अलाउंस दैट आर पेएबल टू एमपी। ठीक है, देन उसके बाद पीएम की क्या पावर है अगर हम देखें तो पीएम कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस इन केस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी देखेंगे कि पीएम क्या करता है? प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है क्या? कि इसको मिनिस्टर लगा दो। प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा। उसके अलावा सभी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कि प्राइम मिनिस्टर जब सलाह देगा कि इस बंदे को मैं मंत्री बनाना चाहता हूं तो प्रेसिडेंट उसे मंत्री बना देगा। अब प्राइम मिनिस्टर से किसी मिनिस्टर की नहीं बन रही है या मिनिस्टर कोई प्राइम मिनिस्टर का कहना नहीं मान रहा है, तो उसको या तो प्राइम मिनिस्टर बोले या तो अपना रेजिग्नेशन दे दो। मिनिस्टर क्या बोले? मिनिस्टर को बोलेगा कि या तो अपना रेजिग्नेशन दे दो। अगर वो मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं देता है तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल के उसे हटा भी सकता है। तो प्रेसिडेंट एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर ये भी एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इस मिनिस्टर को हटा दिया जाए। क्लियर है इतनी चीजें? यही चीज मैंने यहां लिखी है। Resignation or death of an incumbent basically prime minister automatically dissolves the council of minister and thereby generates a vacuum। ठीक है, इसको अगर आपने समझना है तो इसको इस हिसाब से समझिए कि एक बोट है, एक नदी है, वो नाव है जो चल रही है समुद्र में या नदी में कहीं पे भी। ठीक है, उस नाव को चलाने वाला जो है वो है प्राइम मिनिस्टर और उसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है? बाकी सारे मंत्री। तो यहां पे अगर हम देखें
इसको समझने की कोशिश करें, इस चीज को समझना है तो बड़े एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली एक बोट है, ठीक है, इस बोट को चलाने वाला ये है पीएम, बाकी सब बैठे हुए हैं यहां पे। तो जब चलाने वाला ही डूब जाए, चलाने वाला ही मर जाए, तो बोट को चलाएगा कौन? बोट अपने आप डूब जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे यही चीज लिखी है, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या वो रिजाइन कर देता है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी मिनिस्टर हैं उन सब का भी रेजिग्नेशन मान लिया जाता है और उनको हटा हुआ मान लिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म हो जाता है, यानी बिना प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म है। तो यहां पे ये बोट है, बोट को चलाने वाला ही गायब है तो सब गायब है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो कोई बोट में बैठा हुआ आदमी कूदता है, जान देता है, तो उससे बोट पे क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ता। चलाने वाला जिंदा है तब तक चलती रहेगी, मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा हुआ, ये तो आते जाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन चलाने वाला गया तो सारी बोट डूबेगी साथ में। इसीलिए इनको बोला जाता है सिंक और स्विम टुगेदर। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं इसके कुछ पावर्स, और पावर्स के साथ साथ हम देखेंगे फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या क्या है? सबसे पहला, पीएम की क्या ड्यूटी है? टू कम्युनिकेट, फर्नेस यानी कि बताना, इंफॉर्मेशन देना, किसको? प्रेसिडेंट को। क्या क्या इंफॉर्मेशन देना? तो वो सारी चीजें हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यूनियन के अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी प्रेसिडेंट को देना, कौन सा कानून लाने वाले हैं, प्रपोज करने वाले हैं, उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को देना, ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी डिसीजंस की जानकारी प्रेसिडेंट को देना। तो ये किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। आर्टिकल कौन सा है? प्रेसिडेंट बताते हुए मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था कि ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 78। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 78। इसी में अगर हम देखें और क्या है, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इसकी क्या पावर और फंक्शन है? तो पार्लियामेंट में ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोग, कि जब भी सेशन को शुरू करना है और कब खत्म करना है, इसकी जानकारी कौन देगा? इसके बारे में प्रेसिडेंट को कौन बताएगा? तो प्राइम मिनिस्टर की पावर में आता है। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तब सेशन बुला सकता है, जब चाहे तब खत्म कर सकता है, प्रेसिडेंट को बोल के। करने वाला प्रेसिडेंट है, किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। क्लियर है? इसको बहुत क्लियरली समझेंगे जब पार्लियामेंट का चैप्टर समझेंगे। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक फंक्शन कहीं ना कहीं दूसरी जगह जरूर मिलेगा। अगर आप कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के डिसोल्यूशन के बारे में ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर लीजिए, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देगा। पीएम अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं हाउस में कौन डिक्लेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी। इसके अलावा और क्या पावर और फंक्शन है? वो चेयरमैन है किसका? नीति आयोग का, डेवलपमेंट काउंसिल का, इंटीग्रेशन काउंसिल का, आपका जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनका, और उसके बाद हम कहेंगे नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का। इन सब का बेसिकली हम कहेंगे कि चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है। सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे क्राइसिस मैनेजर हम कह सकते हैं कि कौन होता है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर। चीफ क्राइसिस मैनेजर हम कह सकते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर को, कि इमरजेंसी के टाइम पे सबसे बड़ा हम कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजर ये रहता है। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं जो बेसिकली आज तक रहे हैं, तो आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा टाइम तक कौन रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू 64 तक रहे, ठीक है, फिर गुलजारी लाल नंदा जी आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर गुलजारी लाल नंदा। ये देखोगे 10-10 दिन के लिए, 10 दिन यहाँ, 10 एक दिन के आसपास यहाँ पे, तो बहुत दिन के लिए नहीं, बस ये बीच में हम कह सकते हैं कि
थोड़े से दिन के लिए आए थे, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर मोरारजी देसाई, फिर से हम देखेंगे कि चरण सिंह आए थे, और फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, देन वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगढ़ा साहब, देन इंद्र कुमार गुजराल, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, फिर मनमोहन सिंह, और अभी रिसेंटली हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। क्या क्या आर्टिकल पता होने चाहिए? सबसे पहले 74, दूसरा आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 75, और तीसरा आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 78। ये 3 आर्टिकल आपको रटे हुए होने चाहिए जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं। इन दोनों में आपको ये आर्टिकल सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। सीएम जब पढ़ोगे तो इसमें 89 ऐड कर देना, तो इसके आर्टिकल्स आ जाएंगे। जब भी 89 ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा, यहां पे 89 ऐड किया तो कितना आया 163, यहां 89 ऐड किया तो कितना आया 164, यहां 89 ऐड किया तो कितना आया 167। ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। क्या है आर्टिकल 74? क्या है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और पूरा आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था जब प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे। तो ये है, क्लियर है। 75 क्या है? उससे पहले मैं कहता हूं 78 क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 78 भी, और जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे बहुत अच्छे से क्लियर से इसको किया था। क्या है 78? कि यहां पे तो इसको बोला गया है कि एडवाइस करो प्रेसिडेंट को, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो ये इनसे एडवाइस मांग सकता है अंडर आर्टिकल 78। प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है अंडर आर्टिकल 78। और इसमें ड्यूटी भी बताई गई है किसकी? पीएम की, कि वो इंफॉर्मेशन देगा प्रेसिडेंट को जितने भी गवर्नमेंट के अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में। क्लियर है? तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो 75 क्या है? तो 75 क्या है? इसी के अपोजिट में देखें 164 क्या है ना? तो ये क्या है कि यहां पे पीएम के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, पीएम को अपॉइंट करना है, और उसी से रिलेटेड और सारी जानकारियां भी इसी में दी गई हैं कि यहां पे पीएम को अपॉइंट करना है, और कैसे, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये कहां लिखा है? 75 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि कहां कहां कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जाम पर्पज से इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चीफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा तो चीफ मिनिस्टर पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सीएम मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस। कौन से होते हैं स्टेट में हाउसेस? एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो सीएम, जैसे पीएम ऊपर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, ये भी किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड कौन होगा? सीएम होगा। वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, यानी कि वहां जोनल काउंसिल होते हैं, उसमें 4-5 स्टेट, हम कहेंगे कि एक जोन के जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट में बारी बारी से हर एक साल एक एक स्टेट जो है वाइस चेयरमैन बनता रहता है। इनका बेसिकली अगर हम देखें 1 साल के लिए उस पीरियड को होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट का उसका वाइस चेयरमैन बन जाता है। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है स्टेट में। स्टेट में कौन है? सीएम होता है क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल। जितने भी वाइस चेयरमैन तो यहां हो गए, चेयरमैन कौन है? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जितने भी चीजें हैं पीएम और सीएम की सेम है। जहां मैंने पीएम बोला था वहां सीएम बोल देना, जहां प्रेसिडेंट बोला वहां गवर्नर बोल देना, सब सेम हो जाएगा। इसीलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ा है, आपको कुछ पता भी नहीं लगा कि 2 चैप्टर खत्म भी हो गए, कुछ है ही नहीं दोनों में, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, और ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहां से बने ये? आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, और आर्टिकल 74 सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिस इज मैंडेटरी। आप आर्टिकल 74 के बिना प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को काम करना है, जैसे मैंने बोला था कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताया था आर्टिकल 52 में, तो वहां पे क्या लिखा था कि ये मैंडेटरी पोस्ट है, इस सीट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को बैठाओ, वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बैठाओ, लेकिन उस सीट को खाली नहीं छोड़ सकते, वो मैंडेटरी था।
और प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के काम नहीं कर सकता। इसीलिए दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी और इसको हमेशा बने रहना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? अगर ये चीज आपको पता है तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके बाद आर्टिकल 74 डिटेल में करा चुका हूं, ठीक है। 91 अब होगा क्या, इसको 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बताने से पहले एक कहानी बता देता हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो जितने भी अगर हम कहें कि जितने भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से जितनों को भी पोर्टफोलियो दे दिया जाए, किसी भी को भी पोर्टफोलियो दे दो, तो जिन जिन को पोर्टफोलियो मिला है, जिन जिन को मिनिस्ट्री मिली है, उन सबको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन सबके समूह को बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों अलग अलग वर्ड है। कैबिनेट होता है ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अलावा भी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी होता है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है। तो ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, जब सारे कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर एक जगह बैठते हैं उसे बोलते हैं कैबिनेट, और जब सारे मिनिस्टर मिलकर एक जगह बैठते हैं उन्हें बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने होने चाहिए मेंबर? अब है क्या, जब मिलीजुली सरकार आने लगी, कोalition गवर्नमेंट आने लगी, उस टाइम पे क्या हुआ कि जिन्होंने भी बोला कि हाँ अच्छा हम तुम्हें समर्थन देंगे लेकिन हमारे 10 मेंबर को आपको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। दूसरे बोले कि हम भी समर्थन देंगे लेकिन हमारे भी 10 मेंबर को आपको बनाना पड़ेगा क्या, मिनिस्टर। तो ऐसे करके जब कोalition गवर्नमेंट आई तो सबकी शर्तें माननी पड़ी, नहीं तो सरकार कैसे बनाए। तो सरकार बनाने के लिए नंबर ऑफ मिनिस्टर बढ़ गए। एक ही डिपार्टमेंट में पता चला 4-4 मिनिस्टर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मिनिस्टर्स इतने सारे बढ़ गए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बढ़ गया, जबरदस्ती का काम बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। तो इसको कम करने के लिए हम लेके आए 2003 में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहां पे बोला जो आप मिलीजुली सरकार बना रहे हो बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा आप कितने भी मिनिस्टर को, मिनिस्टर एक नंबर लिमिटेड होने चाहिए। और उसने लिमिट रखी कि मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। कौन सा? लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15%, इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। क्लियर है इतनी चीज? तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? 545 अगर स्ट्रेंथ है तो उसका 15%। क्लियर है इतनी चीजें? ये एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लेना। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को और इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आपको एंटी डिफेक्शन याद कराऊंगा, शेड्यूल 10 आपको जब पढ़ाऊंगा, तो शेड्यूल 10 में फिर से इस और अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे मैं फिर से इस बात को आपको दोहराऊंगा। तो इसलिए इस बात को वहां के लिए याद रखना कि इसको मैं कहां यूज करने वाला हूं। A person disqualified on ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister। एक चीज बड़े दिमाग मतलब बड़े ध्यान से दिमाग में बैठा लो कि कोई मिनिस्टर कब बनता है? जब वो एमपी हो जाता है। यानी एक एमपी मिनिस्टर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मिनिस्टर बन गया तो कंपल्सरीली एमपी बन जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि अगर मैं किसी को मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दूं तो क्या वो एमपी बन सकता है? एमपी तो वो है, वो एमपी है इसलिए उसे मिनिस्टर बनाया गया। वो मिनिस्टर है इसलिए उसे एमपी बनाया गया नहीं है, उल्टा नहीं काम करेगा। वो एमपी है इसलिए उसे मिनिस्टर बनाया गया, वहां पे मिनिस्टर बना दिया गया। और जब उसे मिनिस्टर की पोस्ट से हटा देंगे, एमपी तो वो रहेगा ही, एमपी तो वो रहेगा ही। लेकिन अगर मैं उसे एमपी की पोस्ट से हटा दूं तो क्या वो मिनिस्टर रह पाएगा? क्योंकि मिनिस्टर रहने के लिए एमपी होना जरूरी था, है ना। तो अगर उसे मैंने एमपी की पोस्ट से हटा दिया तो मिनिस्टर भी नहीं रह पाएगा, और मिनिस्टर की पोस्ट से अपने आप हट जाएगा। तो वही चीज यहां लिख रहा है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन की उसकी हो जाती है एंटी डिफेक्शन लॉ में, अगर किसी मिनिस्टर किसी भी अगर हम कहें एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो भी पोस्ट उसने घेरी हुई थी, जिस भी पोस्ट को बैठा था मिनिस्टर की, वो पोस्ट भी ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, यानी वहां से भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो वही चीज यहां लिखी है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ध्यान रखना इसका, ठीक है। आर्टिकल 75 मैंने अभी एक पार्ट बताया, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को कहीं ना कहीं लिख लो।
जितने भी मिनिस्टर्स हैं क्या हैं, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे और इंडिविजुअली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये चीजें ध्यान रखना। इंडिविजुअली वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपको कहीं कोई किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसने आपको ज्वाइन कराया है वही है ना, जो भी आपका मालिक होगा। तो यहां पे अगर हम कहें सारे एग्जीक्यूटिव हैं, उनका मालिक कौन है, प्रेसिडेंट है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इनको लगाने वाला प्रेसिडेंट है, तो इंडिविजुअली ये सब प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन जब ये कलेक्टिव की बात आएगी कि ये कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब कलेक्टिविटी की बात आती है कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 का पहला पॉइंट था कि देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कि एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। उसका थर्ड पॉइंट है 75 सब क्लॉज 3 बोलता है कि ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, या फिर इसको मैं दूसरे अपनी भाषा में बोलूं तो एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इस बात को कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि इंडिविजुअली वो प्रेसिडेंट उनको बेशक से एडवाइस कर रहा हो, लेकिन अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बेशक से एडवाइस करता हो, लेकिन वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके रहेंगे, प्रेसिडेंट के। तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट क्योंकि इसने उसको लगाया है, लेकिन कलेक्टिवली वो अगर काम कर रहे हैं तो एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। और यहां पे अगर हम कहें तो लोकसभा, अगर पार्लियामेंट कहीं लिखा है तो पार्लियामेंट सही उत्तर होगा, अगर लोकसभा लिखा है तो लोकसभा सही उत्तर होगा, अगर दोनों लिखे हैं तो पार्लियामेंट लगाना आपको, अगर सिर्फ लोकसभा लिखा है पार्लियामेंट नहीं लिखा है तो लोकसभा लगाना है, लोकसभा और राज्यसभा मत लगाना। पार्लियामेंट लगा सकते हो, लोकसभा लगा सकते हो। तो यहां पे कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और यहां पे मैं कह सकता हूं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, या फिर कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। क्लियर है इतनी चीजें, कहां लिखी है, आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 75 में मैं क्या करूंगा, 89 ऐड करूंगा, तो क्या आएगा 164। तो 164 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि स्टेट वाली जो असेंबली होगी उसमें। क्लियर है इतनी चीजें, बहुत कंपेयर करके चलना, आपको बहुत इजी हो जाएंगी ये सारी चीजें। हाँ, तो इसमें ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है ऑफ ईदर हाउस फॉर एनी पीरियड कंसेक्यूटिव, बेसिकली 6 मंथ का है ये रहा, फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर। क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी भी दौरान, चाहे शुरुआत के 6 महीने, बीच के 6 महीने या लास्ट के 6 महीने, लगातार 6 महीने अगर वो एमपी नहीं है, यानी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसको मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा, यानी वो पोस्ट उसकी खाली मान ली जाएगी। तो कोई भी मिनिस्टर बिना एमपी रहते हुए भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बशर्ते क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर उसे एमपी बनना पड़ेगा, किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ से वैलिड है। पहला कि कोई भी मिनिस्टर लगातार 6 महीने तक एमपी नहीं है किसी भी हाउस का, तो ऑटोमेटिकली वो सीट खाली हो जाएगी, एमपी मिनिस्टर नहीं रह सकता। दूसरी चीज इसी की क्या पॉसिबल है कि अगर कोई भी एमपी नहीं है किसी भी हाउस का, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है, बन सकता है। कब तक के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो सीट खाली हो जाएगी। तो दोनों चीजें इसी चीज से निकल के आती हैं। हर मिनिस्टर का कुछ राइट होता है, हर मिनिस्टर का कुछ राइट होता है। क्या राइट होता है, तो कि अगर मान लो लोकसभा का मेंबर है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है, वो चाहे तो राज्यसभा में भी जाके, मिनिस्टर का बता रहा हूं, एमपी का नहीं बता रहा हूं, वो क्या होगा, लोकसभा का मेंबर है, मिनिस्टर है, राज्यसभा में जाके वहां जाके भी बोल सकता है, मतलब वहां जाके भी उसकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, लेकिन दूसरे हाउस में वो वोट नहीं डाल सकता।
बाकी सारे फंक्शन कर सकता है, सिर्फ वोट नहीं डाल सकता। वोट कौन डाल सकता है? किसी भी हाउस में वोट डालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स की होती है, उसके अलावा बाहर से आके कोई वोट नहीं डाल सकता। यानी कि मिनिस्टर्स एक हाउस से दूसरे हाउस में जाके वोट डाल वो बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ऐसे ही अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है और वो मिनिस्टर है तो वो लोकसभा में आके बैठ सकता है, यहाँ की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर सकता है, स्पीक बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब तक तो आपको रट गए होंगे। क्या बोला था इसमें? 42nd में तो क्या किया था? बाइंडिंग किया था कि जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। 44th ने क्या किया था? इसको रिलैक्सेशन दिया था। क्या रिलैक्सेशन दिया था? कि वन टाइम रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है इनकी सलाह को। ये तो आपको रट गई होंगी, है ना? तो यहां पे इन दोनों ने बाइंडिंग कर दिया था इनकी सलाह को प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट को इनकी बात माननी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है, टी हटा देना। डज आफ्टर डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीज टू होल्ड ऑफिस? क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो गया, लोकसभा खत्म, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या अपना ऑफिस खाली कर देंगे? ये क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है। तो सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी और उस पर बहुत जोर दिया था, जहां पे मैंने बोला था कि आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि जब तक प्रेसिडेंट है तब तक 74 भी रहेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेगा। लोकसभा डिसॉल्व हो जाने दो, जब तक कि नया मिनिस्टर आगे चार्ज नहीं ले आता तब तक, यानी कि नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आती तब तक ये अपना ऑफिस खाली नहीं करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली गई है। सुप्रीम कोर्ट में बात बोली गई है कि जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आती है तब तक ये अपनी सीट खाली नहीं करेंगे, क्योंकि 74 इज मैंडेटरी। और 74 मैंडेटरी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, वो खाली नहीं हो सकती। क्लियर है? तो जब तक नई नहीं आएगी तब तक ये अपने ऑफिस में बने रहेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डाला था ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हर जगह पे लिखा होता है कि इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, कि हर जगह ये लिखा होता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है किसी बात से, तो ये खुद का सेटिस्फैक्शन है क्या प्रेसिडेंट का? क्या प्रेसिडेंट को मतलब खुद के दिमाग में ही हो गया हाँ ये बात ठीक है तो वो सही मान लेगा? नहीं। यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन की बात की है ये इस प्रेसिडेंट की खुद की नहीं होती है, ये होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये उसी की एडवाइस पे काम करता है। अगर ये सेटिस्फाइड है तो प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, क्योंकि इनको तो काम ही उसकी एडवाइस पे करना है। तो प्रेसिडेंट की खुद की कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। रूल मैंने प्रेसिडेंट जब पढ़ा रहा था तब कराया था कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, सब इनकी मर्जी होती है। कोई भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बन रहा है तो कौन सी ओथ लेगा? ऑफिस की और सीक्रेसी। ऑफिस में कौन सी थी? जो 4 मैंने बताई थी। सीक्रेसी क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर बनने जा रहा है, तो हो सकता है उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी सीक्रेट जानकारी उसे मिले, तो उसे पब्लिक नहीं करना है। कौन सी सैलरी मिलेगी? क्या मिनिस्टर को कोई सैलरी मिलती है? नहीं। एमपी को जो सैलरी मिलती है वही इसे मिलेगी। अलाउंस मिनिस्टर के लिए अलग से इनको मिल जाएंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि कितनी इनको सैलरी मिलेगी, यानी एमपी को कितनी सैलरी मिलेगी कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 सब क्लॉज 3 बताया था। रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट या लोकसभा बता चुका हूं। व्हेन लोकसभा पासेज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यहां पे अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होगा? तो यहां पे सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग वो जो राज्यसभा के मिनिस्टर है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है।
तो यहाँ पे अगर कोई राज्यसभा में का मेंबर है और वहां पे मिनिस्टर है तो उसे वहां पे भी रिजाइन करना पड़ेगा मिनिस्ट्री की पोस्ट से। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, यानी कि लेजिस्लेचर क्या बोला था, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बोल रहा है कि हमें तुम पे फेथ नहीं है, तो सभी एग्जीक्यूटिव को खाली करनी पड़ेगी अपनी जगह, चाहे वो लोकसभा में बैठे हो चाहे राज्यसभा में बैठे हो। क्लियर है इतनी चीजें? फॉर्मूला ध्यान रखना, आपको हर जगह काम आने वाला है। Principle of collective responsibility also mean that cabinet decisions bind all cabinet ministers and other ministers even if they differ in cabinet meetings. Collective responsibility का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि they are responsible to लोकसभा या पार्लियामेंट। collective responsibility का ये भी मतलब है कि अगर कैबिनेट कोई डिसीजन ले रही है, अगर किसी मंत्री को लगता है कि वो उसका डिसीजन के मतलब उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे उस कैबिनेट का डिसीजन मानना पड़ेगा, क्योंकि दे आर ए टीम, और टीम में से कोई अलग जाएगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब अलग जा सकता है। ऐसे अलग जाने की उसे आजादी नहीं है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदू कोड भी लाया था, उसमें वो कैबिनेट का पार्ट थे, लेकिन उसको जो वो डिसीजन जो बेसिकली हम कहें कैबिनेट का पसंद नहीं था हिंदू कोड बिल के ऊपर, तो उसको अपना असमर्थन दिखाने के लिए उसको कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा था, मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि वो उनके साथ कह सकते हैं कि सहमत नहीं था। क्लियर है? अगर आप कैबिनेट में रहना चाहते हो तो सभी डिसीजन के साथ आपको सहमत रहना पड़ेगा, चाहे आप अंदर से सहमत हो या ना हो। क्लियर है? तो आपको एक ही आवाज में बात करनी पड़ेगी। ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट डिसीजन के साथ खड़े रहने की ड्यूटी है सभी मिनिस्टर्स की, एंड सपोर्ट देम, उसको सपोर्ट करना इन एंड आउटसाइड दी पार्लियामेंट, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे बाहर हो। इसीलिए उन्होंने, हम कह सकते हैं, इस्तीफा दे दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कैबिनेट मिनिस्टर से, क्योंकि वो समर्थन में नहीं थे जिस बिल को लाने की बात की जा रही थी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता चुका हूं, प्रेसिडेंट। ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले बता दिया था, जब मैं फीचर्स की बात कर रहा था पार्लियामेंट के, उसी टाइम बता दिया था कि इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जितने भी मिनिस्टर्स हैं कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों? कहां होती है? तो जहां से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, कहां से ली? ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो भी बिल होगा उसके ऊपर पहले जिसने भी जो भी बिल लेके आया, मिनिस्टर जो भी है वो खुद साइन करता है, उसके बाद वहां का किंग या क्वीन जो भी होगा वो साइन करता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे लास्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साइन करता है, नीचे किसी मिनिस्टर के साइन नहीं चाहिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है इतनी चीजें? ये पता होनी चाहिए आपको। बेसिकली 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स। कैसे कैसे होते हैं नेक्स्ट उसमें देखते हैं, यहां रहने दो, उसको हम देखते हैं। एक और कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, इसको भी वही बेसिकली अगले उसमें नहीं दिया हुआ इसको। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज क्या होते हैं? ये किसी न किसी मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। सीनियर मिनिस्टर के साथ किसी को भी बैठा देंगे कि तुम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, मतलब एक पोर्टफोलियो दे दिया, लेकिन उनको कोई चार्ज नहीं दिया, उनको असिस्ट करने के लिए बैठा है सीनियर मिनिस्टर्स को। तो एक और कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स है, तो ये पता होना चाहिए। मैं इनको समझाने से पहले एक और चीज, कैबिनेट मिनिस्टर कई बार बोला, तो कैबिनेट है क्या और ये वर्ड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो मैंने जब इसके जिक्र आया था इमरजेंसी जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने इसको क्लियर किया था आपको उस लेक्चर में भी कि कैबिनेट वर्ड पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से था नहीं, कोई वर्ड कैबिनेट नाम से नहीं था। जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तब उस टाइम पे पहली बार एक वर्ड कैबिनेट डाला गया, पहली बार वर्ड डाला गया कैबिनेट। कहां डाला गया? जहां पे ये लिखा था कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, जब भी उसे नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी। तो वहां पे हमने फर्स्ट टाइम कैबिनेट वर्ड डाला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, आर्टिकल 352 के अंदर, नेशनल इमरजेंसी में। क्लियर है? तो कैबिनेट क्या है? तो कैबिनेट इसने बताया था ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इज कैबिनेट। तो यहां पे
इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारे मिनिस्टर्स हैं। देखो जो सबसे अंदर है कैबिनेट मिनिस्टर, यानी सबसे कम होंगे, तो सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं, हेड होते हैं मिनिस्ट्री के, किसी भी मिनिस्ट्री के, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनके पास। ये किसी भी मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। जो मेजर मिनिस्ट्रीज है ना, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, तो उनके जितने मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। फिर इसके बाद इससे छोटे से थोड़ी सी कम पावर वाले आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या आएंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, कुछ तो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले और कुछ होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, यानी उनमें किसी डिपार्टमेंट के हेड बना दिए जाते हैं। और कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि पूरी मिनिस्ट्री अलग लेके चलते हैं, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले अलग अलग मिनिस्ट्री संभालते हैं, तो बेसिकली हम कहेंगे ये इनसे थोड़े कम पावरफुल होते हैं और ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते हैं। कैबिनेट का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये दोनों कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें ये नहीं जाते हैं, ऊपर वाले दोनों, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो डिप्टी मिनिस्टर की सबसे कम पावर होती है इन सब मिनिस्टर में, और ये डिप्टी मिनिस्टर्स इंडिविजुअली किसी मिनिस्टर के ऊपर नहीं बैठते हैं, मतलब किसी मिनिस्ट्री को हेड नहीं करते हैं, किसी मिनिस्टर के लीडर नहीं होते हैं। ये किसी न किसी मिनिस्टर के साथ किसी मिनिस्ट्री में अटैच कर दिए जाते हैं और उस मिनिस्ट्री में किसी डिपार्टमेंट में बैठा दिए जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट के हेड आप रहोगे, उसके ऊपर एक मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को जहां पे भी अटैच किए जाते हैं, तो सेपरेट चार्ज इनको नहीं दिया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा या फिर पार्लियामेंट, इंडिविजुअल प्रेसिडेंट। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी आर्टिकल 163, ये कहां से आया? तो -89 करोगे तो आपको पता लगेगा 163 क्या है, बेसिकली 74 का ही दूसरा रूप है। तो क्या है 74 में? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं, आपको अच्छे से आता है क्या होता है। 91st हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था, कब आया था? 2003 में। क्या हुआ था इसमें? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिट किया था। अपनी मर्जी से कितने भी हम कह सकते हैं मिनिस्टर नहीं बनाने हैं, लिमिट लगाई थी। कितनी लिमिट लगाई थी? कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे उसका 15%। लेकिन स्टेट में क्या है, कई लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे भी हैं जहां पे बहुत कम मेंबर भी हैं, जैसे 40 मेंबर भी हैं, तो वहां 15% करेंगे तो सिर्फ 6 मिनिस्टर से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक और इसमें चीज ऐड की हुई है कि मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए। मिनिमम 12, मैक्सिमम 15% तक जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे ये थोड़ा सा अलग उससे है, तो ये ध्यान रखना, मिनिमम 12 होने चाहिए और मैक्सिमम 15% जो हाउस की स्ट्रेंथ है उसके 15% तक जा सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कितने मिनिस्टर हो सकते हैं टोटल। तो व्हेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सैटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर, फिर वही बात आ गई, सैटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर का मतलब उसका खुद का सैटिस्फैक्शन नहीं होता। किसका सैटिस्फैक्शन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ, इट इज नॉट द पर्सनल सैटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर, बट इट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कई बार रिपीट हो रही है। लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। स्टेट में भी 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद याद करो क्या होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये 3 कैटेगरी यहां भी पाई जाती है। जनरली अगर आप देखोगे यूनियन में किसी मिनिस्टर को हम कहते हैं मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री हम यूज करते हैं यूनियन में। स्टेट में किसी चीज को, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं बोलेंगे, मिनिस्ट्री हम कहेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर ऊपर होता है। मिनिस्टर तो कह देंगे हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन मिनिस्ट्री ऊपर होती है। नीचे स्टेट पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड होती है डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में नहीं होती। इसीलिए जनरली आप देखोगे स्टेट में हम ये नहीं कहेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री में कौन है, हम कहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन है हेड, कौन सा मिनिस्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट का। लेकिन यूनियन में हम कहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर कौन मिनिस्टर है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। तो ये हमने 4 चैप्टर कर लिया आपके। प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गया,
यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। अब देखते हैं कुछ कैबिनेट कमेटीज। तो कैबिनेट कमेटीज होती क्या है बेसिकली, पहले वो जान लेते हैं। तो कोई भी कमेटी है, कोई भी कमेटी दो टाइप की होती है, एक तो स्टैंडिंग, एक एडहॉक। स्टैंडिंग क्या है और एडहॉक क्या है? स्टैंडिंग होती है जो परमानेंट है, जो खड़ी रहे, खंबा है गाड़ दिया, स्टैंडिंग है, वो सालों साल चलता रहेगा, है ना। तो ये होती है परमानेंट टाइप की। और एडहॉक क्या होती है? एडहॉक होती है किसी पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। क्या, किस चीज के लिए? किसी पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, और जैसे वो पर्पज खत्म हुआ ये कमेटी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये होती है टेम्पोररी। क्लियर है इतना? स्टैंडिंग कौन सी होती है, एडहॉक कौन सी होती है, तो ये है। अब हम बात करते हैं, कमेटीज दो टाइप की होती हैं, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कैबिनेट कमेटीज की। कैबिनेट कमेटीज की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि कुछ कैबिनेट कमेटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो हमें पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी कैबिनेट कमेटी की बात नहीं की गई है। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कहां से? रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करता है इनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। रूल्स ऑफ बिजनेस से हमें पता लगता है कि हाँ, रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ कि हमें कैबिनेट कमेटीज बनानी। क्यों बनाई जा रही हैं? तो जैसा नाम से पता लग रहा है, कैबिनेट कमेटीज, कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए। ध्यान रखना, बस इतना सा अगर आप याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए कौन सेटअप करता है? तो कैबिनेट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इन सबको कौन हेड करता है? दे आर सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसमें मेंबर कौन होगा? कैबिनेट कमेटी का मेंबर कौन होगा? तो अगर आपको मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने के बोलूं कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जा रही है कैबिनेट कमेटी है, किसी काम के लिए बनाई जा रही है, तो उसमें मेंबर किसको रखेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो आपका क्वेश्चन होगा जिसकी मर्जी, जिसको मर्जी रख ले, ये तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, जब वही बना रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर। डिपेंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर किसको मेंबर रखना चाहता है। चाहे तो कैबिनेट मिनिस्टर को रखे या चाहे तो बाहर के किसी बंदे को भी रख सकता है, जो एमपी नहीं है उसको भी रख सकता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर कि वो किसको इसका मेंबर बनाना चाहता है। इस चीज को ध्यान रखना बस, कि ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो कोई भी इसका मेंबर हो सकता है, लेकिन जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेटअप किया जाता है। तो दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। यूजुअली अगर हम देखें तो जनरली अगर हम देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर को ही रखा जाता है, लेकिन नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को भी इसकी मेंबरशिप से अलग नहीं रखा गया। अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर तो उनको भी इंक्लूड कर सकता है, किसी बाहर के बंदे को भी इंक्लूड कर सकता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर। मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मोस्टली क्यों? क्योंकि एक आधी कमेटी है जिसको हम देखेंगे होम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, तो ज्यादातर अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही हेड करते हैं। अगर मान लो किसी कैबिनेट मिनिस्टर का मेंबर प्राइम मिनिस्टर है तो ऑटोमेटिकली वो हेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हेड हो जाएगा। क्लियर है? दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इफेक्टिव डेलीगेशन। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को बांटना है, तो काम को बांटने के लिए अलग से बना देते हैं ताकि कैबिनेट के उस सिर के ऊपर जो बोझ है उसको थोड़ा हल्का किया जा सके। तो वो आपको कमेटी बना देते हैं, कोई भी बोझ आया कमेटी बना दी है, कमेटी है इस काम को ये कमेटी देखेगी। तो अपने बोझ को हल्का करने के लिए, काम को डिवाइड करने के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर करने के लिए ये बनाई जाती हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, इफेक्टिव डेलीगेशन, अपनी पावर को थोड़ा सा उसमें ट्रांसफर कर दो कमेटी में कि मेरी जगह पे तुम डिसीजन ले लो, है ना। तो इफेक्टिव डेलीगेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कैबिनेट कमेटीज हैं। तो देखें तो 8 कैबिनेट कमेटीज अभी प्रेजेंटली जुलाई में, अगर पिछले साल तक देखें तो 6 थी, लेकिन अभी जुलाई में फिर से 8 हो गई हैं, जुलाई 2021 में। तो ये कौन सी हैं 8 कैबिनेट कमेटीज? तो उसको देख लेते हैं। सिर्फ नाम याद रखना है और कौन उसको हेड करता है। तो नाम क्या है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। कौन हेड है? प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली अगर हम देखें अपॉइंटमेंट्स कमेटी इंपॉर्टेंट है, क्या काम करती है पता होना चाहिए। तो क्या है, जितने भी हायर लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सारे ये देखती है। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में, बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में क्या होता है जनरली, मैंने जब बैंकिंग पढ़ा था तब भी बताया था, जितने भी बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं कौन है, एक सर्च कमेटी बनाई हुई है। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो आपको बताया था, एक सर्च कमेटी बनाई है।
वो सर्च कमेटी क्या करती है कि वो नाम सर्च करके किसको देगी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी को, फिर अपॉइंटमेंट्स कमेटी फाइनली उसके ऊपर ठप्पा लगाती है, अप्रूव करती है कि हाँ इसको बना दो। तो यहाँ पे ये सबको हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कौन हेड है, प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल अगर हम कहें तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स होती है। इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम देखें कि जितने भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं पूरे देश के, डोमेस्टिक या फिर फॉरेन पॉलिसी, जितने भी पॉलिसी के मैटर्स हैं वो सारे इस कमेटी के द्वारा डील किए जाते हैं। तो इसलिए कह देंगे कि ये बहुत पावरफुल होती है। यहीं भी इसको हम जनरली सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो हेड कौन होगा, ज्यादा पावरफुल है, ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज देखती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक स्फेयर में जितना भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो सारे ये देखती है, हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और कौन कौन सी बची, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर हेड है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, प्राइम मिनिस्टर हेड है। और उसके बाद अगर हम देखें कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, ये आपके हेड कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन, एकोमोडेशन में होम अफेयर्स। और एक और अगर हम देखें कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो यहां पे भी होम मिनिस्टर। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें। अब इसी के बाद अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन describes the Indian appointment, describes the Indian and appointment disqualification of, describes, ये हटाओ, describes the appointment and disqualification of council of minister। इनमें से कौन सा आर्टिकल बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सभी ने आंसर सही दिया होगा। आर्टिकल 75 में बताया था, क्या बताया था, देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और यहीं पे उसकी सारी क्वालिफिकेशंस भी बताई हुई हैं और कैसे कैसे मिनिस्टर को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ है कि बाकी मेंबर्स के लिए एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ मिनिस्टर। तो वो कहाँ है, आर्टिकल 75 में। ये सारी बात 75 में। 74 क्लियर था, वहां पे सिर्फ बताया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, उसके अपॉइंटमेंट की और इन सब की बात नहीं की गई। ठीक है, तो मैंने आपको 3 आर्टिकल बताए, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। तो आर्टिकल 75, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सही बताया होगा, अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। और टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर दीजिए। बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 है ना, तो ये पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ ए स्टेट, किस आर्टिकल के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सही लगा दिया होगा, आर्टिकल 75 था जहां पे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट किया जाता है, इसमें 89 ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 164, है ना। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।